अब मैं यहाँ शियर रेनफोर्समेंट ये एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स, टी सेक्शन, एल सेक्शन ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो सारे अभी जो मैंने बताए वो टॉपिक्स जो है ये इसमें सिर्फ मोमेंट रजिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट अपन ने रेनफोर्समेंट कैसी कितनी लगती है ये अपन देख चुके हैं। लेकिन अब अपने को देखना है कि शियर रेनफोर्समेंट ये क्या होती है, क्यों आवश्यकता है, क्यों उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ मैं ये शियर फोर्स कैसे डेवलप होता है, उससे शियर स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होते हैं, क्रैक्स कैसे आएंगी, फिर उसको रजिस्ट करने के लिए कंक्रीट का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, अगर कंक्रीट से नहीं हो रहा है तो फिर रेनफोर्समेंट किस प्रकार की रहेगी, जैसे कि वर्टिकल स्टीरअप, बेंट अप बार, इंक्लाइन स्टीरअप, फिर नॉमिनल कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट देना है क्या, फिर वो कितने देना होगा, ये प्रिलिमिनरी आइडिया जो है मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। आपकी मेन जो कंसेप्ट है ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी डिज़ाइन स्टेप्स में। इसके बाद मैं डिज़ाइन स्टेप बताने वाला हूँ। यही टॉपिक नोट्स में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ मैं जितना आवश्यक है डिज़ाइन के लिए बेसिक कंसेप्ट ये मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। यू नो सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल, ये तो अपने को पता है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपन ने एक टॉपिक देखा था एसएफडी बीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनती है। इसका जो ऑर्डिनेट है यहाँ पर मैक्सिमम होता है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल अगर है तो WL²/8 इसका ऑर्डिनेट होता है। अब ये ऑर्डिनेट बेंडिंग मोमेंट का है, इसके लिए कितनी रेनफोर्समेंट लगती है वो देख चुके हैं अपन। अभी उसके साथ में एसएफडी, ये जो है ये है अपनी बीएमडी और नीचे की जो डायग्राम है ये है एसएफडी। अब एसएफडी ऐसे निकलते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा शियर फोर्स की वैल्यू ये सपोर्ट पर आती है और सेंटर में 0। ये जो वैल्यू आती है दिस इज equal to reaction. RA supposed to be reaction here. W is the load, total load WL divided by 2. Here the reaction at B support WL/2 अगर ये A और ये B दो सपोर्ट्स अगर है तो। ओके, नाउ दिस रिएक्शन वैल्यू इंडिकेट्स शियर फोर्स। तो यहाँ का जो शियर फोर्स ऑर्डिनेट बनेगा ये अपना रहेगा WL/2, इधर में भी उतना ही WL/2, बराबर है। अब इससे होता क्या है, बीम जो है ये बेंड होगी ऐसी, डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम। सेंटर में टेंशन नीचे, कभी भी कंक्रीट में या कोई भी मटेरियल रहने दो, क्रैक्स जो डेवलप होती है, खास करके ब्रिटल मटेरियल, क्रैक डेवलप होती है टेंशन की वजह से, कंप्रेशन से क्रशिंग होगा, बराबर है। अगर किसी चीज़ को खींचेंगे या ऐसा बेंड करेंगे तो क्रैक्स डेवलप होगी और वो है टेंशन क्रैक्स। ओके, सो हियर एट दिस पोर्शन टेंशन सबसे ज़्यादा रहेगा, जितनी मोमेंट ज़्यादा उतना टेंशन ज़्यादा, बराबर है। तो ये सेंटर में ये ऐसी क्रैक्स डेवलप होती है। ये थर्ड पार्टी ऑडिट में मैंने एक स्कूल को रिजेक्ट किया था, अनफिट करके सर्टिफाई किया था। उसमें बीम पाई गई यहाँ पर काफ़ी क्रैक्स, न्यू कंस्ट्रक्शन था और यहाँ पर काफ़ी क्रैक्स थे नीचे में, वो बेंडिंग क्रैक्स, और साथ में भी यहाँ पर भी क्रैक्स थे। वो देख के ही कुछ सालों बाद डेफिनेटली वो जो स्लैब है जहाँ पर ये बीम प्रोवाइड की थी, टी बीम, वो सैग होना ही है और हो सके तो टूट भी सकता है, बराबर है। तो ये क्रैक्स अपने को विजिबल रहेंगी, है ना। तो ये जो क्रैक्स है इसको बोला जाता है फ्लेक्चर क्रैक, यानी बेंडिंग। फ्लेक्चर वर्ड जो यूज़ करते हैं बेंडिंग के लिए। तो बेंडिंग की वजह से जो क्रैक आ रही हो, ये क्रैक जो है 90 डिग्री में रहेंगी। एक्सिस को, बीम का जो एक्सिस है ये एक्सिस, ये भी एक्सिस ही पैरेलल, उसको 90 डिग्री में ये क्रैक्स अपने को दिखेगी। ये है बेंडिंग क्रैक। साथ में अब ये लास्ट वाली, बीच वाली छोड़ दो, ये लास्ट वाली, ये जो है यहाँ पर बीम ऐसी बेंड हो रही है
है ना। तो वैसे ही ये जो बीम है ये कुछ तो ऐसे बेंड होगी। ओके, अब यहाँ का पोर्शन छोड़ दो तो यहाँ पर जो है बीम ऐसी क्रैक्स हो सकती। ये क्रैक जो है डायगोनल टेंशन की वजह से बनती है। क्रैक्स जो बनती है ये टेंशन की वजह से, ये तो पक्का हो गया। अभी यहाँ पर जो है ये टेंसाइल स्ट्रेसेस या टेंसाइल फोर्स डेवलप होता है ऐसे, इसके वजह से ऐसे डायगोनल में क्रैक्स आती है। दिस क्रैक्स आर कॉल्ड शियर क्रैक्स ड्यू टू डायगोनल टेंशन। और ये जो होती है ये 45 डिग्री में प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये टॉपिक अपन ने देखा है। वहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑकर एट 45 डिग्री, तो कैसे आती है मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो 45 डिग्री में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। यहाँ पर मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स डायगोनली डेवलप होता है। ओके, अगर शियर फोर्स अगर ऐसा है, ये कोई एलिमेंट है, ओके, अब इस पर यदि मैं ऐसे फोर्सेस लगा दूँ, शियर फोर्स, बराबर है, ये ऐसे, अब यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे एक्सटेंड होगी, बराबर है। अगर एक्सटेंशन अगर ऐसे है तो यहाँ पर क्रैक्स डेवलप होंगी। ओके, ये शियर फोर्स की वजह से ये जो एलिमेंट है ये ऐसे एक्सटेंड हुआ तो यहाँ पर क्रैक डेवलप होगी, क्योंकि ऐसा एक्सटेंशन है। और ये जो क्रैक्स है ये अपन बोलते हैं कि ड्यू टू डायगोनल टेंशन। ओके, तो इस तरह ये क्रैक्स डेवलप होती है। और बीच वाली जो है फ्लेक्सर शियर क्रैक, यानी फ्लेक्सर और शियर ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बीच वाली क्रैक्स डेवलप होती है। अपने को इम्पोर्टेंट है ये है अभी ये टॉपिक में, ये ऑलरेडी हो चुका है। ओके, सिंगली, डबली, टी बीम, एल बीम, वहाँ पर अपन ने जो डिज़ाइन किया है ये क्रैक्स के लिए डिज़ाइन किया है। ये क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ये होगी रेनफोर्समेंट स्टील, तो ये रेनफोर्समेंट की वजह से ये क्रैक्स डेवलप नहीं होंगी। अब ये क्रैक्स है, अब इसको अगर प्रिवेंट करना है तो मुझे रेनफोर्समेंट ऐसे दे सकते, ऐसे अगर स्टील लगा देंगे तो ये क्रैक डेवलप नहीं होगी। ये एक दूसरा ऐसे भी स्टील प्रोवाइड कर सकते, वो भी रेजिस्ट करेगा, बराबर है। तो ये जो रेनफोर्समेंट देने वाले हैं अपन, ये दोनों भी ये यहाँ पर देखना है। तो ये रेनफोर्समेंट देना है, लेकिन अभी कितनी देना है, क्या साइज के बार लगेंगे, कितना स्पेसिंग लगेगा, ये सब चीज़ें अपने को देखना है। तो दीज रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड शियर रेनफोर्समेंट। ये इसको बोला जाता है वर्टिकल जो दिख रहे हैं आपको ऐसे, ये इस तरह आपने देखा होगा कभी साइट पर, तो ऐसे रेनफोर्समेंट, ऐसी रेनफोर्समेंट रहती है, इसको बोला जाता है वर्टिकल स्टीरअप। और ये जो बार बेंड किया गया है, यानी यही बार ऐसे आया और इसको मैंने बेंड कर दिया, ये बेंड, तो ये बेंड टप बार, बेंड किया बार, बेंड टप बार। ये दो टाइप की रेनफोर्समेंट, या तो फिर इंक्लाइन स्टीरअप भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वो कोई प्रोवाइड नहीं करता है। इंक्लाइन स्टीरअप यानी ये जो वर्टिकल स्टीरअप दिए हैं इसके जगह ऐसे स्टीरअप। अपने को क्या है, ये जो क्रैक डेवलप हो रही है ऐसी, ये नहीं होने देना है, इसको रजिस्ट करना है, तो मुझे ऐसा बाइंडिंग करना होगा, बस ये सिंपल कंसेप्ट है। ओके, तो इस तरह अपने को भी शियर रेनफोर्समेंट यहाँ पर कितने बताए मैंने, एक तो पहले कंक्रीट कुछ शियर रजिस्ट करेगा, उसके बाद बची हुई जो शियर है, बचा हुआ शियर फोर्स है, ओके, अब वो वर्टिकल स्टीरअप से अपन रजिस्ट कर सकते हैं, इंक्लाइन स्टीरअप से कर सकते हैं, या तो फिर बेंट अप बार से, ये इस तरफ बार बेंड कर दो तो उससे भी शियर रजिस्ट कर सकते हैं। अब टोटल शियर फोर्स यहाँ पर कितना आया है, ये है अपना टोटल शियर फोर्स। शियर फोर्स इज डिनोटेड बाय V, और अपने लिमिट स्टेट में अल्टीमेट लेते हैं, सो हियर VU, दिस VU मीन्स दिस वन। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट MU WL²/8, ये तो हो गया, ये पता है। वैसे ही शियर फोर्स जो है WL/2 इफ देयर इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग UDL। अगर पॉइंट लोड है तो W/2 है ना। अगर पॉइंट लोड अगर सेंटर में, यहाँ पे एक ही लोड है सेंटर में W, तो रिएक्शन यहाँ का डेवलप होगी W/2 और यहाँ पर डेवलप होगी W/2। तो W/2 रिएक्शन दैट इज मैक्सिमम शियर फोर्स, वही बोले तो मैक्सिमम शियर फोर्स रहेगा। ओके,
नाउ अब शियर रजिस्टर्ड बाय आरसीसी, आरसीसी एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, कोई बीम अगर है तो कितना शियर रजिस्ट कर सकती है, और वो कंसेप्ट क्या है शियर रजिस्टिंग की? 3। एक, ऊपर के पोर्शन में अभी अपन ने बेंटअप ये देखा है, नीचे में टेंशन आता है, ऊपर में कंप्रेशन। तो ऊपर का जोन है अगर है ये पोर्शन, तो यहाँ पे कंप्रेशन रहेगा। अब कोई भी चीज़ अगर मैं कंप्रेस करके रख दूँ और ऊपर से फोर्स लगाऊँ और स्लिप होने लग रही मेरे को, तो फिर से मैं कंप्रेस करूँ, बराबर है। अगर कंप्रेस की हुई चीज़ अगर है वो शियर रजिस्ट करेंगी, एकदम से स्लिप नहीं होगी, है ना। ये अगर मैंने लूज चौक पकड़ लिया और यहाँ पे लोड लगाया तो ये नीचे चले गए, लेकिन मैं अगर इसको कंप्रेस करके रखूँ और लोड लगाऊँ तो नीचे नहीं जा रहा है, बराबर है। सो ड्यू टू कंप्रेशन एट टॉप, यानी ऊपर में कंप्रेशन रहता है, तो वहाँ पर एक कंप्रेशन की वजह से शियर रजिस्ट होता है बीम में। दूसरा ये सेकंड, ये देखो ड्यू टू कंप्रेशन, ये एक हो गया। सेकंड ड्यू टू एग्रीगेट इंटरलॉकिंग, यानी ये जो एग्रीगेट्स होते हैं, कोर्स एग्रीगेट खास करके, ये ऐसे रहेंगे, बराबर है। अब ये जो एग्रीगेट्स है ये एक में गए हैं, है ना, तो ये एग्रीगेट्स क्या है, इंटरलॉक हो गए। तो इंटरलॉकिंग की वजह से शियर ऑफ नहीं होगा, यानी ये जो शियर ऑफ होती है ये ऐसा है ना, शियर ऑफ, बराबर है, ऐसी चीज होना, यानी ये शियर ऑफ। ओके, तो हियर ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट के इंटरलॉकिंग होने की वजह से शियर रजिस्ट करेंगे ये बीम, ये दूसरा। तीसरा डॉवेल एक्शन, यानी ये जो रेनफोर्समेंट है ये क्या है, कंक्रीट और स्टील, ये दोनों में अच्छा बॉन्ड रहेगा। ओके, तो ये जो रेनफोर्समेंट है वो भी कुछ शियर रजिस्ट करेंगी। ओके, या तो इसको ब्रिज, ये क्या है, ये रेनफोर्समेंट जो है ये ब्रिजिंग क्रैक्स, यहाँ पे लिखा है ब्रिजिंग क्रैक्स, यानी जो क्रैक बनने वाली है, ऐसी क्रैक बनने वाली है, तो वहाँ पर अगर रेनफोर्समेंट अगर है, कोई स्टील अगर है, तो ये दोनों में ब्रिज जैसा काम करेंगी, वो क्रैक नहीं बनने देंगी, वो पकड़ के रखेंगी वो क्रैक्स को। ब्रिजिंग एक्शन जो है उसको बोला जाता है डॉवेल एक्शन इन स्टील या ब्रिजिंग क्रैक्स, क्रैक्स को वो रोक के रखता है, ये रेनफोर्समेंट। ओके, ये 3 चीज़ों की वजह से कंक्रीट जो है ये कुछ हद तक शियर रेजिस्ट करता है। ओके, तो अपने को इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, ये कितना कर रहा है, ये कितना कर रहा है, कितना कर रहा है, ये तीनों मिला के आईएस ने वैल्यूज दी है कि कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ इतनी होती है। जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये क्यूब टेस्ट या सिलेंडर पे टेस्ट करके लेबोरेटरी में निकाल जाती है, वैसे ही टेंशन टेस्ट ये सिलेंडर पे की जाती है या तो फिर डायरेक्ट टेंशन से। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट वी कैन फाइंड इन द लेबोरेटरी। सिमिलरली शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट फॉर पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट वी कैन फाइंड इन लेबोरेटरी, वो भी अपन लैब में निकाल सकते हैं। एल टाइप का एलिमेंट बनाते हैं या तो फिर सिंगल शियर और डबल शियर, ऐसी टेस्ट करके अपन कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं लैब में, वो मैं निकाल चुका हूँ ड्यूरिंग पीएचडी। वो जो शियर स्ट्रेंथ की वैल्यूज हैं आईएस ने हर ग्रेड के लिए दे दी है। ओके, वही यूज़ करना है अपने को लैब में, और कोई टेस्ट करना नहीं है। अब नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, अब शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाय ए, सिंपल इक्वेशन, वी नो स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाय ए, बेसिक फार्मूला। पी स्टैंड्स फॉर फोर्स, शियर फोर्स। ओके, ये शियर फोर्स डब्ल्यू, यानी यहाँ पर WL/2 या W/2 शियर फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कोई भी बीम का BD, कहीं पे भी ओवरऑल डेप्थ लेते नहीं है, एक्सेप्ट अगर वेट निकालना है डेंसिटी के हिसाब से, तो फिर वहाँ पर हम ओवरऑल डेप्थ लेते हैं। तो ये है फोर्स VU डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे मिल जाएंगी शियर स्ट्रेस
एक्टिंग ऑन दी बीम, बीम पर यहाँ पर कितना स्ट्रेस एक्ट हो रहा है ये निकाल सकते हैं। ओके, फोर्स पहले निकलेगा, जैसे फोर्स दिया है बेंडिंग मोमेंट निकालते थे, अभी फोर्स दिया है शियर फोर्स निकलेगा, बराबर है। तो ये वी यू निकाल सकते हैं और बी डी से डिवाइड करेंगे तो इतनी शियर स्ट्रेस सपोर्ट पर, या इस एग्जाम्पल में सपोर्ट पर कहीं पे भी निकाल सकेंगे अपन, यहाँ पे भी निकाल सकेंगे, यहाँ पे भी सिमिलर ट्रायंगल से निकल जाएगी। ओके, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो गई शियर स्ट्रेस एक्टिंग एट पर्टिकुलर सेक्शन। हो गया डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की कितनी शियर स्ट्रेंथ होती है, ये मैंने अभी जो बताया लैब में अपन कर सकते हैं, तो वो काम IS ने कर दिया है 456, उन्होंने ये टेबल दिया है। अब ये टेबल में क्या है, AST परसेंटेज, परसेंटेज AST, परसेंटेज ऑफ स्टील यानी क्या है AST डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना स्टील का परसेंटेज है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज स्टील अगर 0.15 से कम है या इक्वल टू है तो ये वैल्यू, अगर 0.25 है तो ये वैल्यू। अब ये ऐसे टेबल दिया हुआ है। ओके, मैंने एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पर है M20, M25, M30, इनकी वैल्यूज, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी है। इसको ऑब्जर्व करते हैं इस टेबल को, तो अपने को मिलेगा जितना स्टील का परसेंटेज बढ़ेगा, ये स्टील कौन सा है AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, जो पहले अपन ने सिंगली WTB में देखा था वही स्टील है। ओके, अब स्टील अगर बढ़ गया यानी ये अगर बढ़ गया तो शियर ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, है ना। स्टील की शियर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, बराबर है। सो हियर दीज वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। देखो आप, स्टील का परसेंटेज यहाँ से 0.15 या 0.125 हो गया, ये वैल्यू 0.28 से 0.36 बढ़ गई। वैसे ही ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर बढ़ते गया, कंक्रीट का ग्रेड M20 है, M25, M30, 35 ऐसे अगर बढ़ाते गए तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। सो दीज वैल्यू यू सी 0.28, 0.29, 0.29, 0.36, 0.36, 0.37, तो ये बढ़ रही वैल्यू। ये हो गया शियर स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट कितना शियर स्ट्रेस ले सकता है। अब ये स्ट्रेस है, अपने को यहाँ पर VU शियर फोर्स है, बराबर है। तो कंक्रीट कितना शियर फोर्स ले सकता है, कितना शियर फोर्स ले सकता है, तो फिर कंक्रीट कितना शियर फोर्स ले सकता है। अब फोर्स निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, यही फोर्स P इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। तो शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट, VC, V स्टैंड फॉर शियर फोर्स, C मीन्स कंक्रीट। तो कंक्रीट की स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी या कंक्रीट की स्ट्रेंथ टाउ C मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया इज BD, इससे शियर फोर्स निकलेगा। कंक्रीट कितना शियर फोर्स रेजिस्ट कर सकती है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, बराबर है, क्योंकि ये जो आने वाला शियर फोर्स है उसमें का कंक्रीट ने ये जो तीन कंसेप्ट है इससे कुछ शियर फोर्स रेजिस्ट कर दिया। अब बचा हुआ जो शियर फोर्स है एक्सेस, उसके लिए रेनफोर्समेंट आवश्यक है। ओके, अदरवाइज अगर ये कंक्रीट नहीं अगर सारा ले लिया तो फिर शियर रेनफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट जो है वो आगे देखेंगे। ओके, ये समझ में आया। ये आया, ये जो है ये आने वाला शियर फोर्स ड्यू टू लोड्स, और ये है कंक्रीट का शियर रेजिस्टेंस, कंक्रीट का शियर रेजिस्टेंस कैपेसिटी। ओके, ये नाउ मैक्सिमम शियर, वैसे ही मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस है कंक्रीट का, ये भी IS ने रिस्ट्रिक्ट किया है। इसके ऊपर शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेना ही नहीं है। कंक्रीट इज वीक शियर, शियर टेंशन में वीक है, सिर्फ कंप्रेशन में ही वो ताकत ज़्यादा है उसकी। ओके, अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ C मैक्स रेस्ट्रिक्टेड इन कंक्रीट, कंक्रीट में रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ 15
M20 ये यहाँ तक दिया है मैंने, एक टेबल ही है वो, ओके। टाउसी मैक्स इन MPa, न्यूटन पर स्क्वायर mm, 2.5 और 2.8 ऐसे। तो ये होगी जैसे ये M20 के लिए, ओके। और ये जो है 25% अगर है तो ये कंक्रीट का रेजिस्टेंस है, ओके। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके ऊपर वो जाने ही नहीं देना है। इसका मीनिंग जो है इसके ऊपर जाने ही नहीं देना है। ये जो कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू इससे कम ही आना चाहिए, ये वैल्यू। इससे अगर ज़्यादा होता है तो ये वैल्यू कम करना होगा। दिस वैल्यू शुड बी लेस देन टाउ सी मैक्स। टाउ सी मैक्स उसके ऊपर शियर स्ट्रेसेस कंक्रीट में आने ही नहीं देना है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो गई तो कम कैसे करेंगे? फोर्स तो कम नहीं कर सकते, जो लोड लेना है लेना ही है। BD को बढ़ा दो और खास करके D डेप्थ को बढ़ा दो तो ये एरिया बढ़ जाएगा और ये वैल्यू अपने विद इन लिमिट आएगी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रेस्ट्रिक्टेड और अलाउ, जो शियर स्ट्रेस इससे निकलेगा पहली वैल्यू, उससे ये वैल्यू से ये वैल्यू कम आना चाहिए, ओके। ये इसका मीनिंग। ये स्लैब चैप्टर में वैसे अपन देखने वाले हैं, ओके। शियर रेजिस्टेंस और शियर स्ट्रेस इन स्लैब। स्लैब में क्या होता है, थिन एलिमेंट है, ओके। तो शियर स्ट्रेंथ जो यहाँ पर दी गई है टेबल में, उसको एक फैक्टर दिया है IS ने, के से मल्टीप्लाई करना यही वैल्यू को। अब वो के क्या है? के का एक टेबल दिया हुआ है IS ने 456। डेप्थ के ऊपर जितनी डेप्थ है, अगर 300 या 300 से ज़्यादा अगर डेप्थ है स्लैब की तो के की वैल्यू 1, 250 है तो के की वैल्यू 1.1 और 150 से लेस देन और इक्वल टू अगर है तो 1.3। तो ये वैल्यूज़ के की यहाँ पे पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये शियर स्ट्रेंथ होगी, ओके। तो स्लैब में अपन ये इसको देखेंगे। अब देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ पर जो बीम है ये ऐसी शियर ऑफ होगी। शियर ऑफ तो मालूम है, ये ऐसे होना है ना, ये शियर ऑफ, ओके। तो ये क्रिटिकल सेक्शंस कहाँ पर होते हैं? पहले केस इस टाइप का अगर एलिमेंट अगर है, ये पोर्च वगैरह, तो यहाँ पर देखो आप, ये है रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अपर डायरेक्शन, क्योंकि लोड डाउनवर्ड रहता है, इसलिए ये लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये दो फोर्सेस अगर मैं यहाँ पर ऐसे रखूँ, ये R और ये V, ओके, तो ये टेंशन फॉर्म कर रही है यहाँ पर। जब कोई एलिमेंट टेंशन में है, यहाँ पर टेंशन अगर डेवलप हो रहा है तो इसके शियर ऑफ होने के चांसेस जो है ये एज पर ये है। सो दिस इज क्रिटिकल सेक्शन फॉर दिस वन। दूसरा, अब ये यहाँ पर आप देखेंगे वही है, ये फोर्स V, ये R, ये V ऐसे है, ये R ऐसे है, ओके। ये अंडर कंप्रेशन है, ये पोर्शन कंप्रेशन है ना यहाँ पर। तो कंप्रेशन होने की वजह से जो क्रिटिकल सेक्शन मिलता है, जहाँ पर शेयर ऑफ होता है, ये होता है एट डी डिस्टेंस D इफेक्टिव डेप्थ, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो ये है क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पर फेलियर होगा, ऐसे टूटेगा वो, ओके। देन सेम केस हियर, यहाँ पर भी ये ऊपर से फोर्स आ रहा है, ये नीचे से, तो ये ये जोन है अंडर कंप्रेशन। यहाँ पर भी ये जोन जो है ये अंडर कंप्रेशन था, ये कंप्रेशन की वजह से ये थोड़ा सा दूर, अब दूर यानी कितना, D डिस्टेंस। यहाँ पे भी ये इफेक्टिव डेप्थ इतना, यहाँ पर ये क्रिटिकल सेक्शन रहेगा जहाँ पर फेलियर होगा। देन अब ये और एक दिख रहा है सेम। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है ये हेवी लोड है, ये हेवी लोड है। ये 2D में यदि हेवी लोड पाया जाता है इतने डिस्टेंस पर, तो फिर यहाँ पर जो है क्रिटिकल सेक्शन ये फेस पर रहेगा। इसका ज़्यादा कुछ अपने को काम तो गिरता नहीं, लेकिन अपने को ये पता रहना चाहिए कि रेनफोर्समेंट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रहना चाहिए। उसके लिए भी IS ने दिया है कि ये जो रेनफोर्समेंट स्टार्ट करते हैं अपन, तो पहली जो स्टीरअप रहेगी वो 50 mm या उससे कम डिस्टेंस से स्टार्ट करना है, तो ये प्रॉब्लम फिर वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी सी शियर रेजिस्टेंस।
अब शियर रेजिस्टेंस पहले ही बताया मैंने, कंक्रीट कुछ रेजिस्ट करेगा इस तरह, ओके, बेंट अप बार कुछ करेगा, बेंट अप देके ऐसे कुछ वर्टिकल स्टीरअप्स, ओके, वर्टिकल और इंक्लाइन स्टीरअप। अब स्टीरअप्स कैसे रहती है, ये ऐसे आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, बराबर है ये। अब यहाँ पर क्या है, ये जो स्टीरअप है वर्टिकल फोर्स ऐसे रहेगा कुछ तो भी इस तरह भी। अब ये जो लेग खड़े हैं तो यहाँ पर फोर्स ऐसे डेवलप होगा। अब यहाँ पर फोर्स जो डेवलप हो रहा है ये 1 2 करके इसको बोला जाता है 2 लेग स्टीरअप। ये ऐसे जाके, बराबर है, ये ऐसे है, उसके बाद में दूसरी ऐसे दी गई है, ये है 4 लेग स्टीरअप। इस तरह स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं। बेंट अप बार इस तरह होता है। अब ये जो बेंट अप बार है ये क्या होता है, ये तो इंक्लाइन है, ये एंगल अपने को पता है, पता रहेगा 45 डिग्री रहता है, ओके। अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा, यहाँ पर फोर्स डेवलप होगा। अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका, यही ये इसको बैलेंस करेगा। जो वर्टिकल फोर्स आ रहा है उसको बैलेंस करना है, रजिस्ट करने का काम, उसी डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट उसको बैलेंस करेगा। ये अगर थीटा है तो ये कंपोनेंट जो बनेगा, ये बनेगा जो भी है यहाँ पर XYZ अपन, हाँ, ये जो है इसमें का फोर्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, या तो फिर फोर्स ले लो, फोर्स इन, यहाँ पर जो फोर्स है ये फोर्स, दिस फोर्स इंटू साइन थीटा बोले तो ये वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, ओके। और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसको बैलेंस करेगा। ये अपन दोबारा और देखने वाले हैं डिजाइन स्टेप्स में, ओके। अब स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स, वर्टिकल स्टीरअप की ये जो स्टीरअप्स प्रोवाइड करने वाले हैं ऐसे इस तरह, इसकी मिनिमम स्पेसिंग कितना रहना चाहिए, ओके। तो मिनिमम के लिए ये दिया है, और एक्चुअल जो कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर ये इक्वेशन यूज करना है अपने को डायरेक्ट, ओके। सो हियर 0.87 FY/ASV/D by VUS, ओके। इस इक्वेशन से अपने को मिल जाएगा स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप। अब शियर रजिस्टेड बाय बेंट अप बार, बेंट अप बार कितना रजिस्ट करता है, 0.87 FY/ASV। ये जो है दिस इज फोर्स, यू सी, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस 0.87 FY, ओके। ASV एरिया ऑफ स्टील एज ए बेंट अप बार, बेंट अप बार का कितना एरिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स, तो ये हो गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा। अब मैंने यहाँ पे थीटा लिया है तो ये अल्फा, तो यहाँ पे भी अल्फा आ जाएगा, ओके। सो हियर दिस इज द वर्टिकल फोर्स विच रेजिस्ट द डाउनवर्ड शियर फोर्स, ओके। अब इसकी वैल्यू, ये शियर रेजिस्टेंस जो है, यानी ये VUS क्या है, अब मैं दोबारा तो बताने वाला हूँ, VUS यानी ये VU टोटल शियर फोर्स माइनस शियर रजिस्टेड बाय कंक्रीट, शियर रजिस्टेड बाय कंक्रीट, कंक्रीट कितना रजिस्ट कर रहे हैं, ओके। टोटल शियर फोर्स उसमें का कंक्रीट ने कितना लिया, और बचा हुआ जो है ये शियर फोर्स ये है। VUS मीन्स, V मीन्स शियर फोर्स, U मीन्स अल्टीमेट, S means shear force, okay. This shear force is to be resisted by vertical stirrups, vertical stirrup ने इतना करना है, okay. और बेंट अप बार के लिए IS ने लिमिट दी है कि ये जो वैल्यू है ये हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन 50% के ऊपर, VUS का 50% ही इसको अलाउ है, उसके ऊपर नहीं, यानी वर्टिकल स्टीरअप एनी हो अपने को देना ही है। बेंट अप बार यदि पूरा शेयर रजिस्ट कर सकता है कैलकुलेशन से, लेकिन IS ने रिकमेंड किया है कि बेंट अप बार को 50% ही लेना है, और बचे हुए 50% शेयर फोर्स जो है ये वर्टिकल स्टीरअप से ही बैलेंस करना है, ओके। ये इसका मीनिंग है यहाँ पे। मैक्सिमम शेयर रेनफोर्समेंट, अब शेयर रेनफोर्समेंट जो है ये मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट देखा है कि कभी भी लग ही नहीं रहा है, ओके। सारा शेयर फोर्स जो है ये कंक्रीट ने ले लिया, लोड ही कम है, फिर भी शेयर रेनफोर्समेंट देना ही है,
ओके, तो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट फिर अपन दे देंगे, कुछ ना कुछ तो डालना है। आरसीसी बोलने के बाद में एक ये बार और इसके साथ में ये बार आना ही है। इसके लिए आईएएस ने दिया है कि मिनिमम इतनी प्रोवाइड करना ही है। और हो सकता है कभी कैलकुलेशन में स्पेसिंग जो है ये दोनों में का डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, 500 mm आ रहा है। आईएएस ने अलाउ नहीं किया है 500 mm ऐसे दूर दूर बार नहीं देना है, मिनिमम इतने डिस्टेंस पे ही बार देना है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, यही आपको काम में आएगा स्लैब में भी। ये क्राइटेरिया जो है ये स्लैब में भी वैसे ही बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज है, मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और मिनिमम स्पेसिंग वगैरह। ओके, तो ये मिनिमम कम से कम ये है। यस मीन्स स्पेसिंग, यहाँ पे भी यस मीन्स स्पेसिंग, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप, वी स्टैंड फॉर वर्टिकल। ओके, और इस फार्मूले से अपने को ये आईएएस ने दिया हुआ फार्मूला है। ओके, अब इससे निकलेंगे अपनी मिनिमम स्पेसिंग, इतनी कम से कम स्पेसिंग देना ही है। अगर मान लो यहाँ पे अगर आ रहे समझो 500 mm और यहाँ पे आ रहे हैं 250, ओके, तो अपने को 250 स्पेसिंग देना है, 500 नहीं। ये इससे ये कंपेयर करना होगा। तो इन दिस वे आई ट्राइड टू एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ओके।